नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हिसाब। इससे पहले अगर अपने चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आंखों में आंसू लिए अपनी डायरी को लेकर अर्चना हिसाब किताब करने बैठ गई, पर मन नहीं लग रहा था। जब दिल शांत ना हो तो सचमुच किसी चीज में मन नहीं लगता। थक हार कर कमरे में बाहर बरामदे में रखी कुर्सी पर आकर बैठ गई। आज केशव की बात सुनकर अंदर कुछ दरक सा गया। सासू माँ कहती थी तो फिर भी समझ में आता था, आखिर वो सास है और हर भारतीय सास थोड़ा सासपन तो दिखा ही देती है, और अगर नहीं दिखाती तो दुनिया वाले बोल बोल कर उसे सास बना ही देती है। पर मेरा पति वो ऐसा बोलेगा, इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। कहाँ कमी रह गई थी आखिर। मैंने तो हर कदम पर उनका साथ दिया था, उनके सुख दुख में उनके साथ बराबर खड़ी रही। जितना मैं कर सकती थी उतना मैंने किया, और आज एक ही झटके में मेरा नाम अर्चना है। मैं इस मध्य वर्गीय परिवार की बड़ी बहू हूँ। मेरी शादी को लगभग 1.5 साल ही हुआ है। मेरा परिवार, मेरी सास कांता जी, मेरे पति केशव, एक देवर सागर है जो अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहा है, और एक ननद भी है जिसकी शादी 1 साल पहले ही की गई है। मैं स्कूल में टीचर हूँ। हाँ, मेरी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं है, पर इतनी तो है कि मैं संतुष्ट हूँ और अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हूँ। मुझे अपनी छोटी मोटी जरूरतें के लिए मेरे पति पर निर्भर नहीं होना पड़ता। मुद्दा कुछ भी नहीं था और उसे बड़ा बना दिया गया। मैं कल ही अपनी छोटी बहन की शादी से लौटी हूँ। मेरी छोटी बहन की शादी चट मंगनी पट ब्याह वाली थी, और सगाई और शादी में महज 10 दिन की ही फासला था। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि कुछ भी अरेंज करने का मौका ही नहीं मिला। सगाई के बाद से ही मैं अपने मायके में थी। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं अपनी छोटी बहन की शादी में उसे सोने की अंगूठी दूं, पर मध्यवर्गीय परिवार के लोगों को कहीं भी कुछ खर्चा करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। ऊपर से सोने का भाव आसमान छू रहा है। ऊपर से ननद की शादी भी 1 साल पहले ही की है, अभी तो उसका कर्जा चुका ही नहीं है। फिर आए दिन आने वाले तीज त्योहार और कमर तोड़ कर रख देता है। जब यह बात मैंने घर पे फोन करके सासू माँ और केशव को बताई तो उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। सासू माँ ने यहाँ तक कह दिया कि ज्यादा सिर उठाने की जरूरत नहीं है, जितनी अपनी हैसियत है उतना ही कर। उसकी सासू माँ बोली, कोर्स कोई ऐसा पेड़ पे नहीं उग रहे हैं, और वैसे ही मायके वाले को कौन इतना देता है। मैंने केशव से कहा तो केशव ने भी कहा, माँ जैसा कह रही है वो ऐसा कर लो, क्यों फालतू बेवजह सिर पे बोझ ले रही हो। सगुन में कपड़े 1100 रुपये दे देना। पर फिर भी मुझे यह बात सही नहीं लगी, और हमेशा तो मायके वाले से लेती हूँ। देने का मौका तो पहली बार ही है। उसने भी मेरा मन नहीं किया मानने का। इससे ज्यादा मैं अपनी ननद की शादी में दे चुकी थी, तो अपनी छोटी बहन को क्या इतना सा नहीं दे सकती थी। पैसे तो मेरे पास इतने थे कि बहन की उसकी पसंद की साड़ी और सुहाग का सामान दिलवा सकती थी। केशव ने मुझसे एक बार ही कहा नहीं पूछा कि शगुन में देने के लिए तुम्हें पैसे की जरूरत पड़ेगी या नहीं, या बहन की शादी की शॉपिंग के लिए तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत है या नहीं। हम वर्किंग वुमेन के साथ यही समस्या होती है। सबको लगता है कि इतने पास वहाँ पैसे ही रहता है। शायद यही सोच मेरे ससुराल वाले की भी ही थी। इसलिए किसी ने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि पैसे की जरूरत है कि नहीं, तुम्हारा पास पैसा है या नहीं, या हम लोग सगुन का सामान लेकर आ जाए। खैर, उस समय मेरे हाथों में एक सोने की अंगूठी थी जो मेरे पापा ने मुझे शादी में दी थी। मैंने मेरी सोने की अंगूठी सुनार के पास ले जाकर बदलवा ली, और उसके बदलने में मैं नई अंगूठी ले ली। शादी में पहनने के लिए नई साड़ियाँ तो मुझे मम्मी ने दिला दी, और कुछ गहने और ज्वेलरी केशव घर से लेकर आ गए। शादी वाले दिन जब कन्यादान लिखा रहा था, उस समय केशव और सासू माँ ने मेरी तरफ देखा। मैं तुरंत अंदर गई और बहन के लिए लाई हुई साड़ी, सुहाग का सामान और वो सोने की अंगूठी लेकर आई।
उसे देखते ही दोनों के चेहरे फूल गए। इतने लोगों के सामने कुछ कह ना पाए। मैंने केशव के नाम से कन्यादान लिखवा दिया। बस तब से सासू माँ और केशव मुंह सुजाए बैठे हैं। वहाँ दोनों को मौका ही नहीं मिला। पर कल जब घर वापस लौटते ही इन लोगों ज्यादा सर भी नहीं किया। घर में घुसते ही मुझ पे चिल्लाना शुरू कर दिया। बहू, किससे पूछकर तुमने अपनी बहन को अंगूठी दी? अगर थोड़ा कम शगुन डाल देती तो क्या तुम्हारी इज्जत घट जाती? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की? धोखा? मैंने कोई धोखा नहीं दिया आपको। वो अंगूठी मेरे ही थी, जिसे बदला कर मैंने अपनी बहन को दे दिए। इसे धोखा नहीं कहते तो क्या कहते हैं? जब एक बार मना किया था, कर दिया था तो ऐसी हरकतें की ही क्यों? क्या पता था और क्या दे कर आई होगी अपनी बहन को हमारे पीठ पीछे? हमारा घर यूं लुटाने के नहीं है। मैंने कौन सा आपका घर लुटा दिया है? आपने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए, पर मना किया था ना तुम्हें। फिर भी उसकी सासू माँ बोले जा रही थी। फिर भी ज्यादा पैसे वाले बन रही हो क्या? ये मेरे पैसे और तुम्हारे पैसे क्या होते हैं? अब तुम तेरा मेरा भी करने लगी। मुझे तुमसे ऐसे धोखा की उम्मीद नहीं थी। अब की बार केशव ने कहा। सुनकर मैं बिल्कुल चुप रह गई और केशव चुपचाप घर से बाहर चले गए। पीछे से सासू माँ ने तंज कसा। तुम्हारे से दिनों में तो हमें घर में एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता था, और इन्हें देखो, पति के साथ ही धोखा। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में चलती बनती। पर यह बात दिल पे चुभ चुकी थी, इसलिए अपने कमरे में आकर हिसाब किताब लिखने बैठी। पर मन ही नहीं लगा। ये सब याद करते करते अचानक मन में एक हक सी उठ गई। अपने आंसू पोंछते वापस हिसाब किताब की डायरी लेकर बैठ गई। कुछ देर बाद जब हिसाब पूरा हो गया तो उसने अपने चेहरे पे एक सुकून सा आ गया। तब तक वो बाहर से केशव और सासू माँ की भी आवाज आने लगी थी। केशव घर आ चुके थे और अभी भी बातचीत का मुद्दा शायद मैं भी थी। मैंने अपनी डायरी उठाई और बाहर आकर डायरी केशव को पकड़ा दी। डायरी देखकर दोनों की निगाहें मुझ पे टिक गई थी और वो अपनी डायरी पति को दे दी थी। सासू माँ से ज्यादा चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने कहा, और यह क्या नया तमाशा है बहू? यह डायरी लाकर क्यों दे रही हो? डायरी नहीं सासू माँ, हिसाब किताब है। आप ही ने तो कहा था ना कि आपके वक्त में औरतें अपनी पति को पाई पाई का हिसाब देती है। तो वो अपनी सासू माँ से बोली, तो मैं भी अपने पति को पूरा पाई पाई का हिसाब दे रही हूँ। घर की हर चीज को तो पहले ही लुटा कर आ गई हो, अब काहे का हिसाब दे रही हो? एक बार देखो तो लीजिए। डायरी को पढ़ते पढ़ते केशव का चेहरा गुस्से में लाल होने लगा और फिर गुस्से से केशव ने मेरी तरफ देखा और लगभग चिल्लाते हुए बोला, ये क्या है अर्चना? उन्हें तुम्हें थमथमाता और हुआ देखकर सासू माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? ऐसा क्या गुस्से कर रहे हो? अपनी बहू से पूछे। सासू माँ ने मेरी तरफ देखा तो मैंने मुस्कुराए कहा, कुछ नहीं सासू माँ, मैंने अब तक की सारा हिसाब किताब बता दिया है, इसलिए आपके बेटे को गुस्से आ रहा है। मैंने मेरी बहन की शादी में एक सोने की अंगूठी क्या दे दी। आप लोगों ने तो मुझे धोखेबाज की उपाधि दे दी, जबकि यह अंगूठी तो मेरे पापा ने मुझे मेरी शादी में दी थी। इसलिए आपको हिसाब देना बहुत जरूरी हो गया है। अब आप बताइए कि असल धोखेबाज कौन है? जब मैं शादी होकर आई थी तब मेरे दहेज का सारा सामान और कुछ गहने मेरी ननद को दे दिए गए थे। तब मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि आपको अनुसार वो मेरा फर्ज था, पर आज मेरा अंगूठी देना आपको धोखा लग रहा है। हर चीज तीज त्योहार पर अपनी बहन के लिए शगुन खरीद कर लाती हूँ, वो भी अपनी सैलरी से, पर तो वो मेरा फर्ज है। तब तो आपको धोखाबाज नहीं लगती, फिर आज क्यों? और क्या कह रहे थे आपके सब्जी? वो अपने पति से पूछती है, क्या तेरा मेरा लगा रखा है? आपकी बहन को हम अपनी मानती हो और मेरी बहन आपको कुछ नहीं। अगर मैंने अंगूठी दी दीदी पर वो कन्यादान में मेरा नहीं बल्कि नाम आपका ही लिखा गया था। मान सम्मान आपका और आपके परिवार का बढ़ गया। फिर भी
वो अपने पति से पूछती है, फिर भी मुझे धोखेबाज करार दिए। अगर मेरा अपनी बहन को अंगूठी देना धोखा है, अपने ससुराल के मान सम्मान के बारे में सोचना धोखा है, तो माफ कीजिएगा केशव जी। हम औरतों तो पूरी जिंदगी भर धोखा खाती है, और वो भी खुशी खुशी, क्योंकि हम अपने हिस्से का कई चीजें तो खुशी खुशी अपने ससुराल वाले पर न्यौछावर कर देते हैं, कि हमें लगता है कि हमारा घर है, पर हमें क्या पता था कि हमें तो खुशी खुशी धोखा दिया जा रहा है और हम खुशी खुशी धोखे खा रहे हैं। कहते कहते मेरी सांस फूलने लगी और मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे थे। पति अपनी गर्दन झुकाए खड़े थे और सास जुमा ने कुछ नहीं कहा, पर इतना मुझे पता था, अच्छे से पता था कि जाने आज के बाद मुझे धोखेबाज बोलने से पहले ये लोग 10 बार जरूर सोचेंगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।